बैंक की ऋण संबंधित गतिविधियां। तो शुरू करते हैं। बैंक की ऋण संबंधित गतिविधियां क्या है? बैंक जनता का क्या है? एक सेवक के रूप में है। यानी बैंक जो है वो जनता का क्या है? एक सेवक के रूप में है। बैंक में आसानी तरीकों से पैसों को जमा किया व निकासी किया जा सकता है। यानी बैंक में पैसों को बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। ठीक है। बैंक ऋण देने का कार्य करती है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले इन टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। बैंक जमा की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा, जमा की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। यानी बैंक जो है वह अपने जमा किए गई राशि का बड़ा हिस्सा क्या करता है? व्यापारियों को ऋण देने के लिए करता है। ठीक है। बैंक जिनको ऋण प्रदान करता है उनसे उन राशियों पर ब्याज लेता है। यानी कह रहा है कि जो बैंक है वह जितना पैसा क्या करता है? व्यापारियों को ऋण देता है या किसान को ऋण देता है, तो उस पर उतने प्रतिशत के हिसाब से उस राशि पर क्या लेता है? ब्याज प्राप्त करता है। बैंक जमा की गई राशियों पर ब्याज देने का काम करता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार बैंक अपने पास कुल जमा का 15% अपने पास रखता है। यानी ये भी कह रहा है कि जितना बैंक अपने पास जितना बैंक के पास पैसे मौजूद हैं वह बैंक अपने पास जितना बैंक के पास नकद जमा है उसका 15% वह अपने पास रखता है। ठीक है। तथा नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR के रूप में वह आरबीआई के पास 3% पैसा रखता है। यानी नकद आरक्षित अनुपात के रूप में आरबीआई के पास कुल जमा का 3% क्या पैसा आरबीआई के पास बैंक रखता है। ठीक है। बैंक जिन पर ब्याज प्राप्त करता है तथा जिन राशियों पर ब्याज देता है जमा की गई राशियों पर, यानी ये साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि बैंक जितना पैसा क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, उस पर ब्याज देता है, और जितना वो ऋण देता है उस पर भी वो ब्याज लेता है। तो कह रहा है बैंक जितना ऋण जो है व्यापारी को देगा उस पर जो ब्याज प्राप्त होगा, उस पर जो क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा। और जमा की गई राशियों पर जितना ब्याज ग्राहक को देना होगा उसके अंतर की राशि को बैंक क्या करती है? अपना लाभ समझती है। बैंक उससे अपने कर्मचारियों के वेतन, बिजली आदि पर उन राशियों को खर्च करती है। यानी यह सामान्यतः माना जाता है कि जो बैंक जितना ब्याज ले रही है और जितना ब्याज दे रही है उनके जो अंतर की जो राशि है उससे बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन देता है, बिजली पानी जो भी खर्चे होते हैं, क्योंकि बैंक भी एक व्यापार के रूप में काम करता है, तो जितने भी खर्चे होते हैं वो उस अंतर की राशि से अपना कवर करता है। ठीक है। बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार ही चलाए जाते हैं। यानी बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार ही चलाए जाते हैं। ठीक है। आरबीआई के नियमों का पालन करना सभी बैंकों का कर्तव्य है। यानी ये साफ साफ कह रहा है कि जितने भी बैंक हमारे देश में मौजूद हैं वो सब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नियम हैं उनका पालन करना उनका क्या है? कर्तव्य है। ठीक है। तो ये था बैंकों से ऋण संबंधित गतिविधियां। अब आप समझिएगा, इस चीज को हम थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बैंक से ऋण संबंधित गतिविधियां यही थी कि हम जो ऋण बैंकें देती हैं उस पर ब्याज देती हैं और जमाओं पर भी ब्याज देती हैं। उनकी जो अंतर की राशि है वह बैंक अपने पास रखती है, अपने कार्यों के लिए उपयोग करती है उन राशियों का। ठीक है। बैंक जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्रोत है। यानी ये भी कह रहा है कि जो बैंकें हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। और आज आप देखते हैं कि इंटरनेट या दूरसंचार के माध्यम से सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से पैसों का लेन देन होता है, जो कि बैंक के ट्रांजैक्शन में ही शामिल है। यानी बैंक से ही पैसों का भुगतान घर बैठे मोबाइलों के सहारे होता है। यानी जो भी लेन देन हो रहे हैं वो अधिकतम भारत में बैंकों से ही होते हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सूचक बैंक है। ठीक है।
अब आपका दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है साख की दो स्थितियां क्या है। भारत में जो है साख की दो स्थितियां क्या है। तो साख की दो स्थितियां क्या है। साख का अर्थ होता है ऋण, पहले समझ लीजिए जिसको बहुत अच्छे तरीके से। साख का अर्थ होता है ऋण यानी उधार, आप इसे उधार कह लीजिए या फिर इसे कर्ज कह लीजिए, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। साख का मतलब होता है ऋण, उधार या फिर कर्ज, ठीक है। फटाफट समझ लेते हैं कि साख का अर्थ क्या है यहां पर, और आपके पाठ्यक्रम में साख का मतलब क्या दिया, ठीक है। साख का मतलब है ऋण। भारत में अधिकतम व्यापारी साख के सहारे व्यापार करते हैं। ये साफ साफ कह रहा है कि भारत में अधिकतम जो लोग हैं वो साख के सहारे क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। साख का अर्थ ऋण कर्ज से है, यानी साख का जो अर्थ है वह ऋण और कर्ज से है, ठीक है। साख के सहारे व्यापारी क्या करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं। ये भी कह रहा है कि जो साख है, साख के सहारे व्यापारी क्या करते हैं, व्यापार करते, व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। साख किसी के लिए, साख किसी के लिए, जो साख है वह किसी के लिए, यहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। साख जो है वह क्या है, साख किसी के लिए सकारात्मक परिस्थिति है, तो साख किसी के लिए नकारात्मक परिस्थिति भी है। यानी साख किसी के लिए सकारात्मक परिस्थिति में है तो साख किसी के लिए क्या है, नकारात्मक परिस्थिति में भी है। हम इन दो उदाहरणों से समझेंगे कि साख की दो स्थितियां क्या है। यानी ये कह रहा है कि जो साख है उसकी दो स्थितियां क्या है, वो हम एक उदाहरण से समझेंगे। अब उदाहरण समझिएगा, यहां पर दो लोगों के नाम है। पहला है साहब, पहला जो है वो क्या है, साहब है। साहब एक जूता बनाने वाली कंपनी का स्वामी है, मालिक है, ठीक है। यह कुटीर उद्योग है जो जूता बनाने का काम करती है। यानी एक छोटा क्या है, एक उद्योग है, छोटा सा एक व्यापार है जो क्या करता है, जूता बनाने का काम करता है, ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य जूता का निर्माण करना तथा अच्छी से अच्छी जूतों को क्या करना, ग्राहक को प्रदान करना, ठीक है। विदेशी कंपनी के द्वारा साहब को 3000 जूते निर्माण करने का ऑर्डर मिलता है, जिसे वह दो स्थितियों में पूरा कर सकता है। पहली स्थिति यह है कि वह ऑर्डर देने वाली कंपनी से अग्रिम ऋण प्राप्त कर ले, अथवा वह कच्चे माल यानी कच्चे माल जो रबड़ है जिसका इस्तेमाल जूता बनाने में किया जाएगा, वह किसी अन्य कंपनी से उधार में खरीद ले। यानी ये कह रहा है कि यहां पर साहब के पास दो रास्ते हैं। पहला है कि वह क्या करे, वह पहली स्थिति में जिस कंपनी से उसे मिला है कि वह जूते बनाए, 3000 जूते बनाए, उससे वह अग्रिम ऋण प्राप्त कर ले। यानी अग्रिम ऋण का मतलब होता है एडवांस पैसे, यानी कहने का मतलब है अग्रिम राशि प्राप्त कर ले, ठीक है। और दूसरी स्थिति उसके पास वह है कि वह जूता बनाने के लिए जिन कच्चे माल का इस्तेमाल करेगा, जिन रबड़ का इस्तेमाल करेगा, वो रबड़ कंपनी से उधार खरीद ले, ठीक है। साहब भी इन स्थितियों में ऐसा ही करता है, ठीक है। क्या करता है वह क्या करता है, वह ऑर्डर देने वाली कंपनी से अग्रिम राशि प्राप्त कर लेता है। यानी कह रहा है कि जो साहब है वह क्या करता है, वह जूता बनाने वाली जो कंपनी है जिसने उसे जूता बनाने वाली जो कंपनी के जो मालिक है साहब, उन्होंने जो जूता बनाने के लिए जो ऑर्डर दी है जिस कंपनी ने, उनसे उन्होंने क्या किया है, अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है। जूता बनाने के पश्चात वह उन ऑर्डरों को पूरा करके अग्रिम राशि को चुकता कर देंगे, ठीक है। वह ऑर्डर को पूरा करते हैं और अधिक भाग में वह लाभ कमाते हैं, ठीक है। और साहब ऐसा ही करते हैं, साहब क्या करते हैं, उस कंपनी से अग्रिम राशि प्राप्त कर लेते हैं, अग्रिम ऋण प्राप्त कर लेते हैं और जूता बनाकर कंपनी को 1 महीने के अंदर ही क्या कर देते हैं, जूता दे देते हैं। अब इससे क्या होता है कि अग्रिम राशि से जो उन्होंने जूता बनाया था उस ऋण को भी उन्होंने पूरा कर लिया, जिस कंपनी से उन्होंने पैसा लिया था जूता बनाने के लिए उसे जूता दे दिया और अपने लाभ का हिस्सा अपने पास रख लिया। तो इससे क्या हुआ, साहब को बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन हमने कहा कि साहब के लिए तो सकारात्मक है, लेकिन यहां पर एक महिला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ज्योति है। क्या है, ज्योति है।
इन ज्योति की कहानी, एक किसान है ज्योति, ठीक है। एक क्या है, एक किसान है जो कि 60 वर्षीय किसान है, ठीक है। क्या है, 60 वर्षीय किसान है। ज्योति एक 60 वर्षीय किसान है जो खेती का काम करती है, ठीक है। वह खेती के कार्यों के लिए साहूकार से अधिक दर पर ऋण प्राप्त करती है, यानी साहूकार के पास जाती है और कहते हैं कि हमें जो है कर्ज चाहिए, और साहूकार जो है उन्हें अधिक ब्याज पर ऋण दे देता है। साहूकार से ऋण प्राप्त करने के पश्चात वह उससे कीटनाशक दवाइयां, बीजे, खाद आदि परिमेश का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वर्ष बाढ़ आने के कारण सारा फसल बर्बाद हो जाता है, यानी सारा फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है, जिससे ज्योति जो है वह अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाती, यानी जो साहूकार से उन्होंने ऋण लिया था, जो कर्ज लिया था, वो उसका भुगतान नहीं कर पाती हैं। दूसरे वर्ष वह खेती करने के लिए साहूकार से फिर ऋण ले लेती हैं, साहूकार से फिर दूसरे वर्ष खेती करने के लिए क्या ले लेती हैं, फिर से ऋण ले लेती हैं। अब दूसरे वर्ष खेती जो होती है वह फसल कुछ अच्छा नहीं होता, यानी सामान्य ही होता है, यानी जो फसल होता है वो भी क्या होता है, कुछ अच्छा बेहतर नहीं होता, सामान्य ही होता है, जिससे कि अब ज्योति पर जो है वह ऋण का बोझ बढ़ जाता है। अब उसे उस ऋण को चुकता करने के लिए अपने जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है, यानी जिस ऋण को वो भुगतान करने के लिए उसने क्या लिया था, फसल की बुआई की थी, अब वह जो फसल है वो सामान्य होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने ऋण को चुकता नहीं कर पाती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि अब ज्योति की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर होने के बजाय और खराब हो जाती है। यानी इन दोनों उदाहरणों से हमने समझा कि ऋण की दो स्थितियां थी, जिसमें एक सकारात्मक स्थिति है तथा दूसरा नकारात्मक स्थिति, यानी एक ऐसी स्थिति है जहां पर सकारात्मक स्थिति बनी है और दूसरी जो है वो नकारात्मक स्थिति बनी है। इस प्रकार ऋण की दो स्थितियों से समझा जा सकता है कि ऋण किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक हो सकती है, यानी ये समझा जा सकता है कि ऋण भाई सबके लिए क्या हो सकती है, सकारात्मक नहीं हो सकती है। कोई ऋण जो लेता है, उधार लेता है, कर्ज लेता है, वह उसके तले क्या होता है, दब जाता है, और कोई उससे उभर जाता है, उससे कोई उसका प्रयोग करके बहुत आगे निकल जाता है। तो यही इन दो टॉपिकों में चर्चा की गई थी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में ये उदाहरण दिए हुए थे और आपके जो हमने टॉपिक बताए वो भी आपके दिए हुए थे। आप जब हमारे साथ जब एनसीईआरटी के जब किताब को जब पढ़ेंगे और हमारे वीडियो को के साथ जब उसको मिला कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक समझ में आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।